Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on current affairs which is related to the month of May 2024. जितने भी important events हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे with the help of questions and answers. Okay? तो आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So first question is, recently who has been appointed as the presiding officer of the Securities Appellate Tribunal which is simply abbreviated as SAT. तो recently कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ हम देख लेते हैं. सो our correct answer is दिनेश कुमार. तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं. दिनेश कुमार एक रिटायर्ड जज रह चुके हैं, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट रह चुके हैं, जो कि रिसेंटली जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल. एंड इन्होंने पिछले ये 4 महीने से वैकेंसी जो थी वैकेंट थी, ठीक है, तो उन्होंने अभी फुलफिल किया है इस वैकेंसी को. एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस तरुण अग्रवाल को. इनका जो रिटायरमेंट हो चुका था दिसंबर 2023 में, एंड तब से ये 4 महीने से वैकेंसी ये वैकेंट थी, ठीक है. तो इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण अग्रवाल को एंड ये अभी इनको अपॉइंट कर लिया गया है दिनेश कुमार को, जो कि रह चुके हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट. ओके, एंड इसके बारे में भी हम देख लेते हैं. सैट एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द सेबी एक्ट 1992. सेबी विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर सेबी एक्ट 1992, जिसके अंडर क्या होता है, अपील्स को सुना जाता है अगेंस्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक सेबी, पीएफआरडीए विच सिंपली स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड IRDAI विच सिंपली स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, तो ये जो तीनों बॉडीज़ हैं इनसे रिलेटेड जो भी अपील्स आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो ये बॉडी सुनती है, सैट. ओके, सिक्योरिटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल. तो ये सारी चीज़ें थी, आपको याद रखना ज़रूरी है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. एंड ये जो तीनों ही बॉडीज़ हैं ये आती हैं अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिपू लेक, लिम्पी अधूरा and Kalapani recently seen in news are in disputed territories between which two countries. तो recently ये जो territories हैं ये तीनों ही ये अभी disputes में देखी गए हैं, डिस्कशन किया गया है इनके ऊपर. तो ये कौन सी countries से related है? ये 2 countries के बीच में किस कंट्रीज़ के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है, एंड ये जो है टेरिटरी किस कंट्रीज़ के बीच में आती हैं. तो आर करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड नेपाल. तो ये जो टेरिटरीज़ हैं ये इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पे पड़ती हैं, इसीलिए इनको हमेशा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बोला जाता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल में. ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो ये जो टेरिटरीज हैं रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखी गई हैं एंड इनके ऊपर डिस्प्यूट किया जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया है, नेपाल ने इंट्रोड्यूस किया है एक 100 रुपीज़ का नोट, जिसके अंडर क्या है, उन्होंने उस नोट में जो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ बना रहता है, तो उस नोट में उन्होंने अपने नेपाल एंड इंडिया के मैप के बीच में जो बॉर्डर जा रहा है हमारी कंट्री के बीच में, नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर, तो उसमें इन्होंने दिखाया है ये जो तीनों ही टेरिटरीज हैं, लिपू लेक, लिम्पी अधूरा एंड कालापानी, ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है उस नोट में, क्योंकि ये जो टेरिटरीज हैं इन्होंने अपने बॉर्डर के अंडर दिखाई है, ठीक है, जो कि नेपाल के अंडर है आती है. उन्होंने ये जो टेरिटरीज हैं उस नोट के अंडर ये अपने ही कंट्री में दर्शाया है इन्होंने. ओके, इसीलिए ये एक ट्रिगरिंग कंटेंशन बन जाता है फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव. ओके, तो जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहाल, जिन्हें प्रचंड के नेम से भी जाना जाता है, इन्होंने ये मीटिंग चेयर करी थी जिसके अंडर ये डिसाइड हुआ था कि जो सारी टेरिटरीज हैं ये इसके अंडर आनी चाहिए, नोट्स के अंडर. ये जो नोट है इन्होंने 100 रुपीज़ का जो अभी इनॉग्रेट किया है करेंसी नोट न्यू निकाला है, उसके अंडर इन्होंने ही डिसाइड किया था कि ये जो तीनों टेरिटरीज हैं हमारे बॉर्डर के अंडर दिखाई जानी चाहिए, ठीक है. तो वहीं पे ये डिसीजन लिया गया था. एंड द मूव फॉलोज टेंशन सिंस Nepal's 2020 political map including these areas and India has included them in its 2019 map. एंड ये जो है ये जो तीनों टेरिटरीज 2019 से जो हमारा नया मैप निकला था इंडिया का, उसके अंडर ये तीनों टेरिटरीज दिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेन बन चुका है, नोटेबली ओवर अ रोड कंस्ट्रक्शन, है ना, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन उस एरिया में की जा रही हैं इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर में.
तो ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेन बन चुका है ये मुद्दा। अब आगे डिसाइड होगा कि ये आखिरकार किसकी टेरिटरीज हैं। देखा जाए तो हमारे ही बॉर्डर में आती है तो ये हमारी मानी जाएगी, बट देखते हैं इन फ्यूचर आगे क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो तीनों ही टेरिटरीज हैं वो इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पर आती हैं। ओके, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बन चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 में कौन सी डेट को आया था। तो ये था 7 मई सेलिब्रेट किया था एज द वर्ल्ड अस्थमा डे, बट इसकी डेट्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। बट इस साल की है 2024 की 7 मई, एंड जिसकी थीम क्या है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है। तो ये इसकी रिसेंटली अभी थीम रही है 2024 में ऑन 7 मई, एंड इन सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 गिना प्रमोट्स, एंड ये जो है ये गिना है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। तो ये जो गिना है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसने अभी रिसेंटली प्रमोट की है ये थीम अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है। इसमें से आपसे ये दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं कि वर्ल्ड अस्थमा डे एक तो कब बनाया जाता है 7 मई 2024 में, एंड इसकी रिसेंटली अभी थीम रखी गई है, चूज की है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। एंड ये जो थीम है ये किसके द्वारा सेलेक्ट की जाती है, गिना के द्वारा। गिना विच सिंपली स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ठीक है, जिन्होंने ये थीम को प्रमोट किया है। ओके, एंड ये इम्पॉर्टेंस क्रिएट किया है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अस्थमा डे से रिलेटेड, अस्थमा डिजीज से रिलेटेड, ओके, फॉर इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट एंड टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। ओके, and here's some additional information as well, with over 260 million people affected globally। तो टोटल 260 मिलियन जो पीपल हैं वो ग्लोबली अफेक्ट होते हैं अस्थमा डिजीज से, एंड ये जो है अस्थमा कॉजेज ओवर 4,50,000 preventable death annually। Okay, so just remember all these points related to this day। Now next question is which organization recently celebrated 70th anniversary of the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict। तो रिसेंटली अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया है 70वीं एनिवर्सरी ऑफ द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है ये अभी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है यूनेस्को के द्वारा, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम क्या है, जिसका एम है for promoting world peace and security through international cooperation in education, arts, sciences and culture। तो ये जो है ये कल्चर के अंडर आता है, ओके, तो इसीलिए ये उसकी वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगा एंड उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़, ये जो यूनेस्को है इसको कब फाउंड किया गया था, इन द ईयर 1945 में इन द लंदन यूके। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो रिसेंटली अभी यूनेस्को ने सेलिब्रेट की है 70th एनिवर्सरी, यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। एंड इसके अंडर कौन कौन थे, विद 135 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस एनिवर्सरी का पार्ट इंडिया था या नहीं, यस, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एनिवर्सरी, ओके। एंड इसका जो प्रोटोकॉल है 1999 वो एनहांस करता है प्रोटेक्शन फीचरिंग अ लिस्ट ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज अंडर एनहांस्ड प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये पूरी वर्ल्ड जो कल्चरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसकी सेफ्टी देखता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी पीस को मेंटेन करता है यूनेस्को, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड यूनेस्को के बारे में भी आपने देख ही लिया है, इसको कब फाउंड किया गया है, इन द ईयर 1945 लंदन यूके में, ओके। So next question is Kami Rita, who recently became the first person in the world to climb Mount Everest 29 times, belongs to which country? तो रिसेंटली ये जो कामी रीता हैं इन्होंने 29 टाइम्स बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, एंड इस बार जो इन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को वो 38 टाइम्स किया है, मतलब 30 बार ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं कि 30 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल कंट्री से, ओके। एंड ये लेजेंडरी नेपाली माउंटेनियर है जिन्होंने ये अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है 29 टाइम्स का, बट इस बार 38 टाइम्स इन्होंने क्लाइम किया है अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर, ओके। ये जो है ये 30 साल से चढ़ रहे हैं इस माउंट एवरेस्ट पर, जिनका ये 30वां
टाइम था जिन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है विद हिज लेटेस्ट एसेंट ऑन May 12, 2024 को। एंड ये बॉर्न हुए हैं 1970 में एंड इन्होंने अपना करियर चुना था कि वो ऐसे माउंटेनियर बनेंगे नेपालीज के, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था इन्होंने करियर अपना 1992 से एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था वो किया था इन द ईयर 1994 में एंड इन्हें जाना जाता है एवरेस्ट मैन के नेम से, ठीक है। एंड इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जिन्होंने 27 बार वो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम कर चुके हैं, उनका नेम है प्रसंग दावा, ठीक है। तो उन्होंने भी 27 बार क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को एंड ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एवरेस्ट, तो ये जो हाइट होगी इसकी 8,848.86 मीटर और यू कैन से दैट 29,031.69 फीट। तो ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कामी रीता हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 38 टाइम्स बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल कंट्री से, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, okay, which is very important from your exam perspectives as well. So just remember all these points. So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.